और जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी ताकतें इस विकास को आगे बढ़ाती हैं और कौन सी इसे पीछे खींचती हैं। विकास का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जिसका सामना हम रोज़ करते हैं। यानी मुद्रास्फीति, जिसे आम बोलचाल में हम सब महंगा ही कहते हैं, है ना? बिल्कुल। अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। पर देखिए, ये सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, ये हमारे पैसे की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति का कम होना है। कल जो 100 रुपए में हम खरीद सकते थे, आज हम उसमें वही चीज नहीं खरीद सकते। हाँ, परचेजिंग पावर गिरती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे मापना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कोई एक इंसान अकेले तय नहीं कर सकता कि महंगाई कितनी बड़ी है। इकोनॉमिक्स में इसको मेजर करने के दो मेन स्केल होते हैं। पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई और दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, जो सीपीआई है ना, वो हमारे घर के महीने भर के राशन की टोकरी की तरह है। अच्छा एनालॉजी है ना? इस टोकरी में वो सब कुछ शामिल है जो एक आम फैमिली यूज करती है, जैसे खाना, कपड़े, घर का किराया और मेडिकल सर्विसेज। दूसरी तरफ डब्ल्यूपीआई एक बहुत बड़े कारखाने के गोडाउन की तरह है। इस गोडाउन में लगभग 697 चीजें रखी हैं, जिनमें मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, प्राइमरी गुड्स और फ्यूल वगैरह शामिल है। एग्जैक्टली तो हम कह सकते हैं कि सीपीआई आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले डायरेक्ट असर को दिखाता है, जबकि जो डब्ल्यूपीआई है वो फैक्ट्रीज और सप्लाई चेन के लेवल पर प्राइसेस में क्या बदलाव आ रहा है उसे दर्शाता है। सही कहा। और यहाँ से एग्जाम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बनता है। अक्सर पूछा जाता है कि भारत में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का टारगेट कौन तय करता है, तो इसका जवाब है मौद्रिक नीति समिति, जिसे हम एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। अच्छा, तो टारगेट एमपीसी तय करती है? हाँ, और यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये कि एमपीसी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाती। वो इकोनॉमी में लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो को कंट्रोल करती है और उससे महंगाई पर असर पड़ता है। वेट, यहाँ मुझे एक उलझन है। मतलब एमपीसी तो मुंबई में किसी एसी बोर्ड रूम में बैठती होगी, वो वहां बैठकर मेरे घर के पास वाली सब्जी मंडी में टमाटर या दाल का रेट कैसे कंट्रोल कर सकती है? ये सिस्टम आखिर प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, मैं समझाती हूँ। देखिए, एमपीसी ये तय करती है कि मार्केट में कितना पैसा यानी लिक्विडिटी होनी चाहिए, और उनका सबसे बड़ा हथियार होता है ब्याज दरें, जैसे कि रेपो रेट। रेपो रेट। हाँ, जब एमपीसी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो बैंक्स के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेना महंगा हो जाता है। अब इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। जब बैंक्स को पीछे से पैसा महंगा मिल रहा है तो वो आपके और मेरे लिए कार लोन, होम लोन या पर्सनल लोन का रेट भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, और लोन महंगा होने से लोग खर्चा कम कर देते हैं? बिल्कुल। जब लोग खरीदारी कम करते हैं तो मार्केट में डिमांड घट जाती है, और अर्थशास्त्र का बेसिक नियम है, जब डिमांड कम होती है तो दुकानदारों और कंपनियों को अपने कस्टमर्स वापस लाने के लिए प्राइसेस को कम करना ही पड़ता है। इस तरह से महंगाई पर लगाम लगाई जाती है। ओह वाह, अब पूरी कड़ी समझ आई। तो इसका मतलब सरकार और रिजर्व बैंक मार्केट में पैसे की सप्लाई को कम या ज्यादा करके ये बैलेंस बनाते हैं कि विकास भी होता रहे और महंगाई भी कंट्रोल में रहे। एग्जैक्टली। पर एक बात बताइए, अगर सरकार बस मशीन से नए नोट छापकर डेवलपमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो सरकार के पास नई सड़कें बनाने या नए हॉस्पिटल खोलने के लिए आखिर पैसा आता कहां से है? जाहिर है टैक्स सिस्टम से। कर प्रणाली किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ यानी बैकबोन होती है। सरकार का मेन रेवेन्यू वहीं से आता है। यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, आमतौर पर एक मिथ, एक भ्रम बहुत सुनने को मिलता है कि इंडिया में तो सिर्फ गिनती के कुछ % लोग ही टैक्स देते हैं। मतलब अगर मेरी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आती है और मैं आईटीआर में 0 फिल करता हूं, तो टेक्निकली मैं तो सरकार को कोई टैक्स नहीं दे रहा, तो फिर मैं देश के विकास में क्या योगदान दे रहा हूं? अक्सर लोगों को लगता है कि टैक्स तो सिर्फ अमीरों की जिम्मेदारी है। ये हमारी इकोनॉमी से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ है और इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। असलियत ये है कि हमारा टैक्स सिस्टम 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। राइट। आपने जिस इनकम टैक्स की बात की ना, वो डायरेक्ट टैक्स है।
ये वो टैक्स है जो सीधे टैक्स पेयर अपनी जेब से सरकार को देता है। इसमें आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स आते हैं। ये टैक्स उसी इंसान या कंपनी को देना होता है जिस पर लगाया गया है। आप इसे किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से ये मिथ बन गया है कि बस ज्यादा कमाने वाले ही टैक्स देते हैं। लेकिन इस कहानी का जो दूसरा हिस्सा है, इनडायरेक्ट टैक्स, वो इस मिथ को पूरी तरह तोड़ देता है ना? क्योंकि वो हर आम और खास को बराबर इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसे एक आदमी से दूसरे पर शिफ्ट किया जा सकता है और आखिर में इसका बोझ एंड कंज्यूमर पर पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई इंसान, चाहे करोड़पति हो या एक दिहाड़ी मजदूर, जब वो मार्केट से कोई भी सामान खरीदता है तो वो उस पर टैक्स चुका रहा होता है। यानी अगर कोई गांव की छोटी सी दुकान से एक साबुन या माचिस की डिब्बी भी खरीद रहा है तो वो उसकी कीमत के साथ उस पर लगा टैक्स भी सरकार को दे रहा है। हाँ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ये नहीं देखता कि खरीदने वाले के बैंक में कितने पैसे हैं। ये बेसिकली कंजम्पशन यानी उपभोग पर लगने वाला टैक्स है। और इसी इनडायरेक्ट टैक्स की चर्चा से हम ऑटोमेटिकली देश के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म की तरफ आ जाते हैं, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हर नागरिक पर असर डालता है, इसलिए इस पुराने और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी था। पहले एक ही प्रोडक्ट पर कई अलग अलग टैक्सेस लग जाते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, ऑक्ट्रॉय। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फटाफट इसका एक डेटा ड्रिवन क्विक ओवरव्यू लेते हैं। जरूर। जीएसटी के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो लगभग हर कंपैरेटिव एग्जाम के लिए क्रूशल है। भारत में जीएसटी लागू होने की हिस्टोरिकल डेट है 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017, राइट। और इसे लाने के लिए ना संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा था, क्योंकि उससे पहले टैक्स लगाने की पावर्स सेंटर और स्टेट्स के बीच बंटी हुई थी। इसलिए जीएसटी लाने के लिए संविधान में 101वां यानी 101st अमेंडमेंट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 1 जुलाई 2017 और 101st अमेंडमेंट, ये दोनों फैक्ट्स एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जीएसटी के स्ट्रक्चर को भी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सीजीएसटी, जो कि सेंट्रल जीएसटी है। इसका रेवेन्यू सीधा केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। दूसरा है एसजीएसटी, जो राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरीज का हिस्सा होता है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये तब लगता है जब बिजनेस एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच हो रहा हो। इसे बनाया ही इसीलिए गया था ताकि 2 स्टेट्स के बीच टैक्स लेने पर कोई झगड़ा ना हो और पूरी सप्लाई चेन बिना रुकावट चलती रहे। तो इन सब नंबर्स ऑफ फैक्ट्स का आखिर में अल्टीमेट गोल क्या है? टैक्सेस से जो इतना भारी भरकम रेवेन्यू आता है, क्या सरकार का उद्देश्य सिर्फ आज के लिए चमचमाते शहर और फ्लाईओवर्स बनाना है? नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग है। इस सब का फाइनल गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम सतत विकास कहते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट ने इकोनॉमिक्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो हमारी आज की जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन इस तरह से कि कल को आने वाली पीढ़ियों को रिसोर्सेज के लिए तरसना ना पड़े। यानी हम आज तरक्की जरूर करें, लेकिन अपने आने वाले कल के जंगलों, नदियों और हवा को तबाह करके नहीं। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। एग्जाम के पीवाईक्यूज देखकर एक बहुत सॉलिड फैक्ट सामने आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें एसडीजीज कहा जाता है, इन्हें यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने 2015 में अपनाया था। और पूरी दुनिया के लिए इन्हें अचीव करने की जो डेडलाइन तय की गई है वो है साल 2030। हाँ, और टोटल 17 यानी 17 गोल्स तय किए गए हैं। एग्जाम्स में एग्जामिनर अक्सर सीधे पूछ लेता है कि बताइए फलाना गोल किस नंबर पर आता है, लेकिन इन 17 गोल्स की लिस्ट को लाइन से रटना सच में बहुत बोरिंग और मुश्किल काम हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। वही मैं सोच रहा था, इन 17 गोल्स को सीक्वेंस में याद रखना तो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। तो क्या इसके पीछे कोई हिडन पैटर्न या लॉजिक है जिससे स्टूडेंट्स इन्हें आसानी से याद कर सकें? बिल्कुल, एक पैटर्न है, और सच कहूं तो यही इसका सबसे लॉजिकल एस्पेक्ट है। इसे रटने की बजाय आप ऐसे सोचिए कि आप जीरो से एक नई ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता बना रहे हैं। अच्छा, जीरो से। हाँ, अब सोचिए सबसे पहले इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सबसे बेसिक जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान। एग्जैक्टली, बेसिक नीड्स।
इसीलिए जो पहला लक्ष्य है SDG 1 वो है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, नो पॉवर्टी। जब इंसान की गरीबी दूर होगी, जेब में पैसा होगा तो वो खाना खाएगा। इसीलिए दूसरा लक्ष्य SDG 2 है भूखमरी की समाप्ति, जीरो हंगर। मेक सेंस। अब जब पेट भरा होगा तभी तो हेल्थ की चिंता होगी ना। तो तीसरा लक्ष्य SDG 3 है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। और जब इंसान टोटली हेल्दी होगा तभी वो स्कूल जा पाएगा पढ़ने के लिए। इसीलिए चौथा लक्ष्य SDG 4 है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। वाह, ये तो वाकई बहुत लॉजिकल है। यानी गोल 1 से लेकर 4 तक पूरी तरह से एक इंडिविजुअल के अस्तित्व और उसकी बेसिक सर्वाइवल से जुड़े हैं। गरीबी, भूख, हेल्थ और एजुकेशन। सही पकड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। जब सोसाइटी एजुकेटेड हो गई है तो वो समाज में फैली बुराइयों को दूर करेगी। इसलिए पांचवा लक्ष्य SDG 5 है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी सुनिश्चित करना। और उसके बाद छठा लक्ष्य SDG 6 है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्योंकि एक सभ्य समाज को साफ पानी चाहिए बीमारियों से बचने के लिए। राइट। पहले इंसान सेट हुआ, फिर उसकी सोसाइटी बेहतर हुई। हाँ, इसके बाद हम सोसाइटी के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए बिजली चाहिए तो सातवां लक्ष्य SDG 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब ऊर्जा यानी बिजली होगी तो फैक्ट्रीज चलेंगी, जिससे आठवां लक्ष्य SDG 8 पूरा होगा, अच्छा काम और आर्थिक विकास यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और फैक्ट्रीज आएंगी तो नेचुरली नए इंडस्ट्रीज लगेंगे। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, जब इंडस्ट्री लगेगी तो इकोनॉमी में पैसा आने लगेगा, पर यहाँ ध्यान रखना होगा कि इस पैसे से अमीर और गरीब की खाई ना बढ़े। इसलिए 10वां लक्ष्य SDG 10 है असमानता में कमी लाना, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। मैं इस चेन को प्रॉपर्ली विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। एकदम बेसिक ह्यूमन नीड से शुरू करके हम एक बड़ी इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक आ गए हैं। अब फैक्ट्रीज लगेंगी तो शहर बसेंगे। तो इस हिसाब से 11वां लक्ष्य SDG 11 होना चाहिए टिकाऊ शहरी विकास। एकदम सही। SDG 11 है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। और जब शहर बस जाते हैं तो लोग चीजों का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। इसलिए 12वां लक्ष्य SDG 12 है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ताकि हम लालच में आकर रिसोर्सेज को खत्म ना कर दें। और जैसे ही कंजम्पशन की बात आती है, वहीं से हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पर खतरा शुरू होता है। और यहीं से एनवायरनमेंट का फेज शुरू होता है, जो हमारी पूरी सभ्यता को बचाने के लिए सबसे जरूरी है। 13वां लक्ष्य SDG 13 आज के सबसे बड़े मुद्दे से जुड़ा है, जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन। 14वां लक्ष्य SDG 14 है पानी के नीचे का जीवन, लाइफ बिलो वाटर यानी समुद्रों और मरीन लाइफ को बचाना। 15वां लक्ष्य SDG 15 है भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। इसमें हमारे जंगल और जमीन के जीव जंतु आते हैं। यानी 13, 14 और 15 तीनों सीधे सीधे नेचर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। एग्जैक्टली। और फाइनली इस पूरी सभ्यता और एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए 16वां लक्ष्य SDG 16 है शांति और न्याय के लिए मजबूत संस्थान बनाना, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और सबसे आखिर में 17वां लक्ष्य SDG 17 है इन सभी लक्ष्यों को मिलकर पाने के लिए वैश्विक साझेदारी, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ये सच में इन गोल्स को याद रखने का एक ब्रिलियंट तरीका है। एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स से शुरू किया, फिर समाज, उसके बाद इकोनॉमी, फिर पर्यावरण और आखिर में ग्लोबल पीस और पार्टनरशिप। ये एक प्रॉपर सीडी की तरह है ना? रटने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि SDGs के इन ग्लोबल गोल्स को ग्राउंड लेवल पर अप्लाई कैसे किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ग्लोबल लेवल पर हवाई बातें करना तो आसान है, पर जमीन पर असल में क्या हो रहा है, इसका जवाब हमें देश की नेशनल और स्टेट लेवल की आर्थिक योजनाओं में मिलता है। तो चलिए इंडिया की कुछ ऐसी ही मेजर स्कीम्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनका क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
अगर हम 2014 से लेकर 2018 तक की फ्लैगशिप स्कीम्स का पैटर्न देखें ना, तो ये कोई रैंडम योजनाओं का बिखरा हुआ बंच नहीं है। इनमें भी बिल्कुल वही क्लियर कॉज एंड इफेक्ट यानी क्रमिक विकास दिखाई देता है जो हमने एसडीजीज में देखा। तो आइए इस क्रोनोलॉजी को जल्दी से डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है अगस्त 2014 से जन धन योजना के साथ। हाँ, और जनधन योजना का मेन टारगेट उन सभी परिवारों को बैंकिंग सर्विसेज, लोन, इंश्योरेंस और पेंशन के नेट में लाना था जो अब तक इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम से पूरी तरह बाहर थे। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी गरीब के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो सरकार उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सब्सिडी या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प कैसे दे सकती है? सही बात है, कैश तो बांट नहीं सकते। बिल्कुल, इसलिए ये स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की पहली और सबसे सॉलिड सीढ़ी थी। और इसके ठीक अगले महीने यानी सितंबर 2014 में लॉन्च हुई मेक इन इंडिया स्कीम। राइट। अब लोगों के बैंक अकाउंट्स तो खुल गए, लेकिन देश को इकोनॉमिकली आगे ले जाने के लिए बड़ा प्रोडक्शन चाहिए। मेक इन इंडिया का सीधा सा ऑब्जेक्टिव था देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबली कंपेटिटिव बनाना। जब देश के अंदर चीजें बनेंगी तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी ग्रो करेगी और सबसे इंपॉर्टेंट नए रोजगार पैदा होंगे। पर यहाँ चीजें वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बड़ी बात तो हो गई, पर जो छोटे लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी कोई बड़ी पहचान नहीं है, उनके पास आखिर कारखाना लगाने का पैसा आएगा कहां से? इसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्रैल 2015 में आई मुद्रा योजना। सही पकड़ा आपने। मुद्रा योजना का फोकस उन्हीं माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पर था जिन्हें ट्रेडिशनल बैंक्स आसानी से लोन देने से मना कर देते थे। जो छोटे दुकानदार हैं, रेढ़ी पथरी वाले हैं या छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें बिना किसी बड़ी कोलैटरल या गारंटी के आसानी से लोन दिया गया। अब जब इन छोटे व्यापारियों और यूथ के हाथ में पैसा आ गया तो उन्हें अपना आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए पुश चाहिए था और इकोनॉमी में नए इनोवेशंस की डिमांड बढ़ी। इसलिए जनवरी 2016 में लॉन्च हुआ स्टार्टअप इंडिया। कंप्लायंसेस आसान करना और फंडिंग सपोर्ट देना। सरकार का मैसेज बहुत क्लियर था, सिर्फ जॉब सीकर्स मत बनो, जॉब क्रिएटर्स बनो। वाह! और जब ये पूरी आर्थिक मशीन फुल स्पीड में दौड़ रही है, मतलब अकाउंट खुल गए, फैक्ट्रीज लग गईं, छोटे लोन मिल गए, स्टार्टअप्स रन हो रहे हैं, तो इस मशीन को चलाने वाले ह्यूमन रिसोर्स का फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। उसी कड़ी में सितंबर 2018 में आई हेल्थ सेक्टर की एक बहुत बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत। बिल्कुल, आयुष्मान भारत का एम देश के बीपीएल और कमजोर परिवारों को सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करना था। देखिए, एक गरीब परिवार के लिए कोई बड़ी बीमारी एक ऐसे इकोनॉमिक शॉक की तरह होती है जो उन्हें वापस एक्सट्रीम पॉवर्टी में ढकेल सकती है। ये योजना उन्हें उसी आर्थिक झटके से बचाने का एक मजबूत कवच है। तो प्रैक्टिकली ये सारी स्कीम्स आपस में डीपली इंटरलिंक्ड है। अब अगर हम इस मैक्रो लेवल इकोनॉमी से थोड़ा फोकस शिफ्ट करके उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पर आएं, जो स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सिचुएशन और भी क्लियर हो जाती है। यूपी भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, अपने आप में एक देश जैसा है, इसलिए यूपी की इकोनॉमी का जो भी हाल होगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी नेशनल इकोनॉमी पर पड़ता है। यूपी की जो आर्थिक रीढ़ है वो दो मेन पिलर्स पर टिकी हुई है, एग्रीकल्चर यानी कृषि और एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर हम रोजगार की बात करें तो यूपी में एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पर आता है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसे और स्ट्रांगली डेवलप करने के लिए कुछ बहुत ही एम्बिशियस स्टेप्स लिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली योजना है ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। वो असल में कैसे काम करती है ग्राउंड पर? देखिए, ओडीओपी स्कीम का जो बेसिक आइडिया है ना, हाँ। वो बहुत ब्रिलियंट है। यूपी के लगभग हर जिले का अपना एक स्पेसिफिक ट्रेडिशनल बिजनेस है। अच्छा। जैसे भदोही के कालीन फेमस हैं, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन या फिरोजाबाद की चूड़ियां। लेकिन पहले इन लोकल आर्टिजन्स को सप्लाई चेन और प्रॉपर मार्केटिंग ना मिलने की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। अच्छा। तो इस स्कीम के अंडर सरकार हर जिले के उस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को चुनती है और उसे प्रमोट करती है। उन्हें ब्रांडिंग सिखाना, आसान लोन दिलवाना और नए मार्केट्स तक उनकी रीच बनवाना। इससे लोकल इकोनॉमी तो बूस्ट होती ही है, साथ ही जो आर्टिसंस बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट करते थे रोजी रोटी के लिए, वो पलायन भी रुकता है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी यूपी में डायरेक्टली बड़ी इन्वेस्टमेंट खींच रहे हैं। सही बात है।
तो हमने फैक्ट्स, योजनाओं और कॉन्सेप्ट्स को तो डिटेल में डिस्कस कर लिया और अब हम इस गहन विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। वक्त आ गया है इस पूरी नॉलेज को एग्जाम हॉल के प्रेशर टेस्ट के साथ जोड़ने का, क्योंकि एग्जाम के उस टेंस माहौल में अक्सर फैक्ट्स मिक्स हो जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चंस किस पैटर्न पर आते हैं इस टॉपिक से? एग्जामिनर्स का ना एक बहुत ही फेवरेट फॉर्मेट होता है, मैच द फॉलोइंग, यानी सही जोड़ी मिलाना। वो अक्सर पेपर में एक तरफ अलग अलग इंडेक्स, पॉलिसी या संस्थाओं के नाम दे देते हैं और दूसरी तरफ उनके आने का साल या उन्हें रिलीज करने वाली बॉडी का नाम। वहां स्टूडेंट की मेमोरी और क्लैरिटी दोनों चेक हो जाती है। तो आइए उन इम्पॉर्टेंट PYQs पर नजर डालते हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में आते हैं। डन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड कर लेते हैं। इससे ये 5 सुपर फैक्ट्स सुनने वालों के दिमाग में एकदम छप जाएंगे। मैं कंसेप्ट बोलूंगा और आप उसका एग्जैक्ट डेटा बताएंगी। तैयार? बिल्कुल तैयार, शुरू कीजिए। पहला तथ्य, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI कौन जारी करता है? UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा तथ्य, मौद्रिक नीति समिति यानी MPC का गठन किस साल हुआ? साल 2016 में। 2016। तीसरा तथ्य, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब हुई? साल 1935 में। 1935। चौथा तथ्य, भारत में GST कब लागू हुआ? साल 2017 में। 2017। और आखिरी पांचवा तथ्य, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? साल 2015 में। 2015। ग्रेट। एक बार फटाफट इन्हें वापस माइंड में सेट कर लेते हैं। HDI, UNDP, RBI 1935, नीति आयोग 2015, MPC 2016 और GST 2017। अगर ध्यान से सोचें तो ये 5 फैक्ट्स बस रटने वाली ड्राई डेट्स नहीं है। ये एक्चुअली हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमी के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। HDI हमें ये बताता है कि इन सब आर्थिक विकास का जमीन पर एक इंसान की लाइफ पर कैसा असर पड़ रहा है। RBI और MPC मिलकर देश के ब्लड फ्लो यानी कैश और महंगाई को कंट्रोल करते हैं। GST ने देश के पूरे बिखरे हुए टैक्स सिस्टम को एक कॉमन मार्केट में जोड़ दिया और नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में आगे के विजन पर काम करता है। ये सब आपस में जुड़कर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इकोनॉमी कोई ऐसा किताबी सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ किताबों के पन्नों में कह दो। ये प्रैक्टिकली हमारे रोज की लाइफ, हमारी थाली के खाने और हमारे फ्यूचर को शेप करता है।